हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले असर्शन एंड रीजनिंग एंड दिस इज योर पार्ट नंबर सेकंड फ्रॉम चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। भाई आपको समझना है कि भाई ये जो वीडियोस बनाई जा रही है ना, ये मिशन 100% से है। हर एक वीडियो ना गारंटी है कि आप 100% स्कोर करेंगे। और हाँ, लिख के रख लो, एग्जाम जब आएगा ना तो इन्हीं वीडियो से आएगा। एग्जाम जब आएगा ना तो इन्हीं वीडियो से आएगा, बिकॉज मैं आपको सिर्फ PYQs नहीं करा रहा हूं, आपको जितनी पॉसिबिलिटीज बन रही है ना आपके एग्जाम के लिए वो सारी खत्म कराई जाएंगी। ज्यादा नहीं कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि भाई प्रैक्टिस करिए, आपका तीर निशाने पे जरूर लगेगा। और हाँ, हर एक पार्ट को देखना ना भूलें, बिकॉज इससे ज्यादा नहीं कर सकता कि वीडियोस देखते रहो, आपका पेपर इन्हीं से आएगा। आगे बढ़ेंगे और देखिए, असर्शन रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप ऑप्शन कैसे टिक करते हैं। अगर आपको आता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे। असर्शन रीजनिंग में आपको हमेशा दो स्टेटमेंट मिलेंगे, असर्शन में एक और रीजन में एक। ठीक है, अब अगर आपका स्टेटमेंट नंबर 1 ठीक है और 2 भी ठीक है, और जो स्टेटमेंट नंबर सेकंड है वो इसका रीजन बता रहा है फर्स्ट वाले का, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन मत लो, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। नाउ अगर आपका सिर्फ असर्शन वाला स्टेटमेंट ठीक है और रीजन वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन रीजन को असर्शन से कोई लेना देना नहीं है ना, दैट मींस रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट सही लिखा है लेकिन रीजन गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे। अगर दोनों ही गलत है तो आप ऑप्शन नंबर डी टिक करोगे। देखो एग्जांपल के लिए, तो एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं कि मान के चलो ये स्टेटमेंट आपका असर्शन है और ये वाला स्टेटमेंट आपका रीजन में दिया हुआ है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि आई विल नॉट हैव फूड टुडे। मान के चलो कि भाई मैंने कहा कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, और रीजन क्या दिया है, मेरा नाम अभिषेक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, मैंने कहा आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है कि भाई मेरा नाम अभिषेक है, ठीक है। लेकिन आप देखिए कि दोनों स्टेटमेंट ठीक होने के बाद भी मुझे ऑप्शन नंबर बी टिक करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि ये असर्शन वाला स्टेटमेंट सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, लेकिन मैं आज खाना नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा नाम अभिषेक है। क्या ये रीजन है क्या? बिल्कुल नहीं। ये स्टेटमेंट तो सही है लेकिन ये वाला स्टेटमेंट इसका रीजन नहीं बता रहा है, और जब रीजन जो है आपका सही नहीं हो तो फिर आपको बी ऑप्शन टिक करना होता है। लेकिन अगर ये लिखा होता, अगर ऑप्शन नंबर 2 में दिया होता आई एम नॉट हंग्री टुडे, आई एम नॉट हंग्री टुडे, भाई आज मुझे भूख नहीं लग रही है, इसलिए मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर ये स्टेटमेंट होता तो मैं खाना नहीं खाऊंगा ये भी सही है, और मुझे आज भूख लग रही ये भी ठीक है, और जो दूसरा वाला जो रीजन जो स्टेटमेंट है वो इसका रीजन भी बता रहा है, तो मैं ऑप्शन नंबर ए टिक करता है। समझ आ रहा है ना? आगे देखते हैं, देखो आपको सब कुछ क्लियर होगा। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है। पहला ऑप्शन असर्शन में दिया हुआ है द कूलाम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स, और दूसरा जो दिया हुआ है कूलाम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशन फोर्स। तो आपको समझना है, देखिए सबसे पहली चीज, कूलाम फोर्स इज डोमिनेटिंग फोर्स, ये स्टेटमेंट सही है गलत इसको समझने के लिए आपको समझना होगा डोमिनेटिंग का मतलब क्या। डोमिनेटिंग का मतलब है कि ज्यादा ताकतवर हो, ज्यादा ताकतवर नहीं। कूलाम फोर्स डोमिनेटिंग का मतलब है जो सबसे ज्यादा फैला हुआ हो, जिसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा हो। तो पूरे यूनिवर्स में चेक कर लो क्या कूलाम फोर्स का, दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स का इंपैक्ट सबसे ज्यादा है क्या? आंसर इज नो। देखो अगर मैं बात करूं यूनिवर्स में तो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो आपके स्टार हो, चाहे प्लेनेट हो, चाहे कोई भी एस्टेरॉयड हो, कुछ भी हो, है ना, इन सभी के पास चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं है। इन सभी के पास चार्ज हो ऐसा जरूरी नहीं, बिकॉज चार्ज जो आता है इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर होने से, लेकिन ऐसा जरूरी है कि इनके पास मास जरूर होगा। दुनिया की हर बॉडी के पास चार्ज हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दुनिया की हर बॉडी के पास मास जरूर होगा, और भाई मास है तो इन दोनों बॉडीज के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। तो याद रखिए कि हर बॉडी के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगे या ना लगे ऐसा जरूरी नहीं होता, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स इस दुनिया में हर एक बॉडी के बीच में लग रहा है, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। तो भाई याद रखिएगा कि असर्शन इसका पूरी तरह से गलत है, बिकॉज जो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग फोर्स है, जो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल फोर्स है, दैट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा? ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आया? तो ये वाला स्टेटमेंट लिखा है गलत। नाउ रीजन में क्या दिया हुआ है, रीजन में आपको अगर ये बता देता तो आपका रीजन सही हो जाता, लेकिन देखो क्या लिखा है, द कूलाम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशन फोर्स। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत है। हमने 4 फंडामेंटल फोर्सेस पढ़े हैं, जिसमें से जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये सबसे ज्यादा फैला तो है, पूरी दुनिया में एक्ट तो कर रहा है, लेकिन सबसे वीकेस्ट फोर्स, सबसे कैसा है, सबसे वीकेस्ट फोर्स है। तो क्या कह रहा है इसने, कूलाम फोर्स इज वीकर देन ग्रेविटेशन। भाई ग्रेविटेशन फोर्स तो दुनिया का सबसे वीकेस्ट फोर्स है, आप कह रहे हो कूलाम फोर्स भी उससे जो है छोटा है, तो ये ऑप्शन भी आपने गलत दिया है। वैसे भी आप जानते हो ना कि मान के चलो अगर एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अपने पास नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसको ऊपर खींच लेगा,
जबकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है और उसने इसको ऊपर खींच लिया, यानी ग्रेविटी को डिफाई करते हुए उसने इसको ऊपर खींच लिया, ग्रेविटी कुछ नहीं कर पाई। तो कूलाम्बिक फोर्स तो स्ट्रॉन्गर है, लेकिन इसमें क्या दिया है कि कूलाम फोर्स ग्रेविटेशन से वीक है। तो इसका मतलब है आपके दोनों स्टेटमेंट गलत दिए हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ेंगे। असर्शन में दिया हुआ है इन कैविटी विद इन ए कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कह रहा है कि मान के चलो आपके पास एक कंडक्टर है, इसकी कैविटी में, दैट मींस होलो जगह पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। हम रीजन जान लेते हैं, ये स्टेटमेंट सही है। रीजन हमारे साइड से क्या होता है, बिकॉज सारे के सारे चार्जेस जो होते हैं ड्यू टू रिपल्जन कहां पहुंच जाते हैं, कंडक्टर को देते हो तो उसकी सरफेस पर। जब सारे के सारे चार्जेस सरफेस पे पहुंच गए तो इसके अंदर चार्ज कितना बचा, जीरो। और अगर चार्ज ही नहीं बचा तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो। आप चेक कर लो क्या यही स्टेटमेंट दिया है, चार्जेस इन कंडक्टर रिसाइड ओनली एट इट्स सरफेस। सारे के सारे चार्जेस सरफेस पर पहुंच जाते हैं, सरफेस पर पहुंच गए तो अंदर चार्ज जीरो बचा और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा हुआ है और रीजन वही है जो हम बता रहे हैं। दैट मींस इसका जो आपको असर्शन दिया है उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा है ये रीजन। तो आपका असर्शन वाला स्टेटमेंट भी ठीक, रीजन वाला स्टेटमेंट भी ठीक और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो दिस इज योर ऑप्शन नंबर ए एंड ए इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ असर्शन में, गॉसेस लॉ कैन नॉट बी यूज टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इलेक्ट्रिक डायपोल। आपने गॉसेस लॉ के बहुत सारे जो है क्वेश्चंस किए हैं, आपने पढ़ा है गॉसेस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शीट निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर निकाल सकते हो, है ना। आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज जो है लाइन चार्ज निकाल सकते हो। लेकिन आपने जो एक भी डेरिवेशन, एक भी क्वेश्चन नहीं किया जहां आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल निकाल के दिखा दो। क्यों? बिकॉज याद रखिए ये जो सारे के सारे जो है ये आपके यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, कैसा, ये कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एक जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, एक जैसा जो है पॉजिटिव जो चार्जेस आ रहे हैं, एक जैसे जो है चार्ज डेंसिटी यहां पर दी हुई है, कैसा है, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इन सब की सिमेट्री है, कैसी है, इन सब की सिमेट्री है। ये आपकी स्फेरिकल सिमेट्री होती है ना, इसको आप स्फेरिकल सिमेट्री बोलते हो, इसी तरह से आप इसको सिलेंड्रिकल सिमेट्री बोलते हो। तो इन सब की क्या है, इन सब की सिमेट्री है ना। जबकि ये जो है ना, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहली चीज ये सिमेट्रिकल नहीं है। और गॉसेस लॉ 99% से ज्यादा केसेस में सिमेट्रिकल सरफेसेस के लिए, सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होती है। एक जैसा चार्ज होना चाहिए, कैसा, एक जैसा चार्ज होना चाहिए, सारे के सारे जो है एक जैसे चार्ज हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल डोंट हैव सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। और यही तो हमने आपको रीजन बताया कि गॉसेस लॉ जो है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए कैलकुलेशन क्यों नहीं कर सकता, बिकॉज इसके पास सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। समझ में आया? आओ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए ये थोड़ा सा जो है ना ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि इसमें थोड़ा सा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट होता है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी आती है। 99% बुक्स में जो ऑप्शन नंबर दिया जाएगा वो आपको बी दिया जाएगा और 1% बुक में आपको ऑप्शन नंबर डी भी दिया जाएगा। रीजन आपको समझा दूंगा क्यों। देखिए गॉसेस लॉ शो डाइवर्जन when inverse square law is not obeyed। देखिए अगर आप इसको NCERT के हिसाब से देखते हैं तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए पूरी तरह से करेक्ट है ना। देखिए NCERT में आप जाइए, NCERT बुक में, और जहां पर गॉसेस लॉ लिखा हुआ है और गॉसेस लॉ जहां पे खत्म होता है वहां पर एक पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट नंबर 6। इस पॉइंट नंबर 6 को अगर आप पढ़ेंगे, दैट मींस अगर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करेंगे तो ये स्टेटमेंट साफ साफ लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ, ठीक है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका होगा करेक्ट। कहा जा रहा है कि गॉसेस लॉ शोज डाइवर्जन व्हेन इनवर्स स्क्वायर लॉ इज नॉट ओबेड, यानी कि जब इनवर्स स्क्वायर लॉ ओबे नहीं होगा ना तो गॉसेस लॉ जो है ना, गॉसेस लॉ वहां पर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप गॉसेस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालते हो, ठीक है, या गॉसेस लॉ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज स्फीयर निकालते हो, तो ये जो है ना, या गॉसेस लॉ से आप कूलाम लॉ जो है प्रूव करते हो, तो इन सबकी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है 1/r² आता है। तो इसका मतलब कहा जा रहा है कि गॉसेस लॉ जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। और इन केसेस में अगर ये इनवर्स स्क्वायर लॉ नहीं होगा तो गॉसेस लॉ जो है वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इनके लिए तो ये एकदम ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, ठीक, मतलब ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है असर्शन। और कहा जा रहा है गॉसेस लॉ इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो गॉसेस लॉ जो है ना कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है, गॉसेस लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। तो आपका जो असर्शन भी ठीक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, है ना, रीजन भी ठीक है, और लेकिन ठीक,
ये जो है ना, ये ऐसा क्यों होता है, इसका एक्सप्लेनेशन इस रीजन में नहीं दिया, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट, आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। ठीक है ना, चलिए ठीक, बात समझ में आ रही है, चलिए। लेकिन चलो एक बात, अगर आप थोड़ा सा ध्यान, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करना है अपन को, आपको इसमें ऑप्शन नंबर बी को करेक्ट करना है, बिकॉज आपकी एनसीईआरटी ऐसा कहती है। लेकिन कई जगह पर आपको इसका ऑप्शन नंबर कह दें कि भाई ये इसमें जो है असर्शन को भी गलत बता दिया जाता है। क्यों? बिकॉज बताते हैं कि जैसे मान के चलिए कि अगर आपके पास ये चार्ज शीट है, तो चार्ज शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है दोनों साइड मिलाकर के, ये आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो रही है। तो कह रहा है कि भाई ये वाले केस में तो 1 अपॉन आर स्क्वायर नहीं आ रहा है, फिर भी गॉसेस लॉ से तो निकाला है अपन ने इसको, तो आपका ये वाला स्टेट तो भी तो यहां पर तो गॉसेस लॉ का डाइवर्जन नहीं हो रहा, तो असर्शन जो है आपका फिर इस तरह से फिर गलत दे दिया जाता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवाइस करूंगा कि मैंने बहुत सारी बुक्स को जो है पढ़ा है, रिसर्च कर लिया उनके ऊपर, कम से कम इस क्वेश्चन के लिए, तो आप जो है इसका ऑप्शन नंबर बी टिक करें, बिकॉज ये हमारी एनसीईआरटी कह रही है और आप उस एनसीईआरटी को जरूर एक बार पढ़ें। गॉस लॉ का पॉइंट नंबर 6। नाउ आगे बढ़ेंगे, तो भाई आगे बढ़ते हैं, और यहां पर दिया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। भाई ये तो एकदम ठीक है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी क्लोज लूप नहीं बनाती। क्लोज लूप का मतलब है कि पॉजिटिव फील्ड से जो है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल के अगर नेगेटिव पॉजिटिव पे ही खत्म होती, तब हम कहते हैं कि भाई ये क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन ये क्या हो रहा है, पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव पे खत्म हो जाती, तो क्लोज लूप नहीं बना पाती। तो भाई ये आपका जो है ना, ये इसका रीजन है। नाउ तो अब देखो क्या कहा जा रहा है कि असर्शन वाली बात एकदम ठीक है कि ये क्लोज लूप नहीं बनाती, ये तो स्टेटमेंट सही दिया है। लेकिन रीजन में क्या देना चाहिए था, रीजन में देना चाहिए था कि ये स्टार्ट होती हैं पॉजिटिव से और खत्म हो जाती हैं नेगेटिव पर, इसलिए जो है ये आपका क्लोज लूप नहीं बना पाती। लेकिन रीजन में क्या लिखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड वो होता है, या फिर कहें इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे मान लीजिए कहीं पर जा रहे हो, अगर आप जैसे मान के चलिए आप यहां से लेके यहां तक आए और आपके बीच के जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, आप यहां से लेके यहां तक आ गए, आपके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, आप यहां से लेके यहां तक आ गए, आपके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है, तो हर एक पॉइंट पर आप कहीं से भी आओ, फोर्स तो बराबर लगेगी, लेकिन आपको वर्क भी बराबर बराबर करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो है ना वेक्टर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी जो है डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है। तो फोर्स आपका कंजर्वेटिव है, वो फोर्स या वो फील्ड जो पाथ पर डिपेंड ना करे, जो सीधे डिस्प्लेसमेंट पर, पोजीशंस पर डिपेंड करे, उस फील्ड को आप कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ना 1 करेक्ट लिखा हुआ है, ये कभी भी जो है क्लोज लूप नहीं बनाती। रीजन भी सही लिखा है कि रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही लिखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है ना कंजर्वेटिव फील्ड होती है, लेकिन रीजन में जो है ना इसको एक्सप्लेन नहीं किया। रीजन वाला स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन ये इसका कारण नहीं बता रहा है, समझ गए? तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन फर्स्ट वाले को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, और यहां पर देखो क्या दिया हुआ है नेक्स्ट ऑप्शन आपको, असर्शन में ऑनगोइंग अवे फ्रॉम पॉइंट चार्ज। जब आप पॉइंट चार्ज से दूर जाते हो और स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल, यानी कि अगर आप एक पॉइंट चार्ज से दूर जाएं या फिर आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल से दूर जाएं, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस एट द सेम रेट इन बोथ केसेस। दोनों ही केसेस में देखो, आप अगर किसी चार से चार डिस्ट्रीब्यूशन से दूर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम होगी, लेकिन कह रहा है एट द सेम रेट। ये एकदम जो है गलत बात है। पता है क्यों? बिकॉज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ा है 1 अपॉन आर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल निकालते हैं E इज इक्वल टू के 2p अपॉन आर क्यूब, एक्सियल पॉइंट पे निकालते हैं तो, और इक्वेटोरियल पे निकालते हैं तो p अपॉन आर क्यूब। दैट मीन्स हमने पढ़ा हुआ है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। दैट मीन्स डायपोल वाले केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिप्लीशन है ये क्यूब टाइम्स कम होता है, और इसमें स्क्वायर टाइम्स। इसका मतलब है पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड धीमे धीमे कम होती है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डिक्रीज फास्टर रेट के साथ होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट इसमें एकदम गलत लिखा हुआ है, ठीक है? ये वाला रीजन देना चाहिए था कि ये स्क्वायर टाइम्स होता है और ये आपका क्यूब टाइम्स डिक्रीज होता है। लेकिन यहां पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज और एन इलेक्ट्रिक डायपोल। कह रहा है कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है, क्या कह रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, यानी कि कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
इसको फॉलो करता है फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड डायपोल, दोनों के लिए थोड़ा ना, ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट भी गलत लिखा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी इज योर करेक्ट आंसर। नाउ असर्शन दैट मींस क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, यहां पे लिखा हुआ इफ ए कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन नो एक्सेस इनर चार्ज अपीयर। दैट मींस कहा जा रहा है कि मान के चलिए अगर आपके पास कोई एक स्फीयर है, आपने इसको चार्ज दिया, तो कह रहा है कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं जो है एग्जिस्ट करता, अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, समझ रहे हो? तो अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, नो चार्ज एग्जिस्ट इन द इनर चार्ज, समझ रहे हो ना, मतलब इनर सरफेस पर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज सारे के सारे चार्ज, देखो ध्यान से देखो, ये रिपीट हुआ है लेकिन इस बार इसके ऑप्शंस अलग अलग हो जाएंगे। कह तो ये सही रहा है कि इफ ए कंडक्टर इज गिवन चार्ज, अगर एक कंडक्टर को चार्ज दिया तो कोई भी चार्ज अंदर नहीं होगा, सारे के सारे चार्ज कहां होंगे? बाहर। ये ऑप्शन आपको एकदम सही दिया है, लेकिन इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ड्यू टू रिपल्सन ये सारे के सारे चार्जेस अपनी सरफेस पर भाग जाते हैं। क्या आपको यही रीजन वाला स्टेटमेंट दिया है? बिल्कुल नहीं। तो देखो क्या लिखा है रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो, ये तो लिखा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन इसका रीजन नहीं दिया कि चार्जेस इसके जो है ना इनर सरफेस पर क्यों नहीं होते। समझ गए? तो ये स्टेटमेंट ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट में ये नहीं बताया जा रहा, स्टेटमेंट में ये नहीं बताया जा रहा कि इसका रीजन क्या है कि कोई भी चार्ज अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? नाउ अभी आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है जरा ध्यान से देखना, गॉसियन सरफेस इज कंसीडर्ड केयरफुली। भाई गॉसियन सरफेस को बड़े ही ध्यान से जो है कंसीडर किया जाता है, पता है क्यों? क्योंकि इसमें जो है कुछ बातों को ध्यान देना होता है। देखिए गॉसियन सरफेस कंसीडर्ड केयरफुली, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। बता देते हैं क्यों। भाई देखो मान के चलो आपके पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस आपको इस तरह से कंसीडर करनी है कि भाई ये सारा का सारा चार्ज इसके अंदर, ये सारा का सारा चार्ज इसके अंदर कैसे आ जाए, ये सारा का सारा चार्ज इसके अंदर कवर हो जाए, और इसके साथ साथ जो हर एक पॉइंट से डिस्टेंस है वो बराबर हो, ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बराबर बराबर बने। हर एक पॉइंट से, यहाँ पर तो जो है आगे पीछे हो गया, हर एक पॉइंट पर जो एंगल हो एक सरफेस के लिए वो बराबर बराबर हो। तो इलेक्ट्रिक जो गॉसियन सरफेस है वो बड़े ही जो है ना ध्यान से, बड़े ही केयरफुली जो है कंसीडर की जाती है। और मेन मोटिव क्या होता है कि सारा का सारा चार्ज जो है इसके अंदर आ जाना चाहिए। अगर आपके पास ये सरफेस है, ठीक है, और आपने गॉसियन सरफेस इस तरह से कंसीडर कर ली, तो ये आपका गलत है। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा चार्ज इसके अंदर नहीं आ पाया। समझ गए? तो पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड टू बी कैलकुलेट शुड बी विद इन द सरफेस, मतलब जहां पर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है उस पॉइंट से आपको जो है गॉसियन सरफेस को पास करना है। तो यह आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा, और यही इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो दिस इज योर ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है ना? यहां पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कह रहा है कि बड़े ही ध्यान से आपको जो है गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करनी है। दूसरी बात क्या है कि भाई उस पॉइंट को आपको कवर करना है गॉसियन सरफेस से जो आपका जो है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यानी कि यहां पर ध्यान देना है कि ये पॉइंट आपका कवर होना ही चाहिए। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, रीजन को बता रहा है ये। नाउ आगे बढ़ेंगे तो असर्शन में क्या लिखा हुआ है? असर्शन में लिखा हुआ है अ चार्ज पार्टिकल फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। कह रहा है कि मान के चलिए कि अगर आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है और ये चार्ज पार्टिकल आपका जो है ना इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है ना मूव कर सकता है, तो कह रहा ऑलवेज मूव्स अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ये स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है। अगर यहां पर ये कह देता ना कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तब तो ठीक होता। देखिए अगर ये पॉजिटिव होता ना तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाता, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन कह रहा है कि ऑलवेज मूव, ये तो गलत बात है ना, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं चलता। अगर नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चलेगा। तो यह आपका ऑप्शन गलत हो गया। नाउ अब कह रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड कन्वर्स एंड पॉजिटिव चार्ज। अगर आपको लग रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन पीछे रिपीट हो गया पुराने जो है पार्ट में, तो भाई ऑप्शंस अलग अलग हैं, इसलिए इसको यहां पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डाइवर्स फ्रॉम नेगेटिव चार्ज एंड कन्वर्स एट पॉजिटिव चार्ज। भाई कन्वर्स का मतलब होता है कि एक जगह पर आकर के सिमट जाना। तो पॉजिटिव चार्ज से जो लाइंस हैं ये नेगेटिव की ओर बढ़ती हैं, तो यहां से तो फैल के आती हैं, लेकिन यहां पर आकर के सारी की सारी लाइन सिमट जाती हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या होना चाहिए था कि कन्वर्ज एट नेगेटिव चार्ज एंड फैलती यानी कि डाइवर्ज एट पॉजिटिव चार्ज। दैट मींस ये भी आपका उल्टा लिख दिया इन्होंने। तो आपका ये ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा यहां पर। ठीक है, नाउ आगे बढ़ेंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से पढ़िए। यह लिखा हुआ इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पोजेसिंग सेम काइनेटिक एनर्जी, यदि एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास सेम काइनेटिक एनर्जी है और ये परपेंडिकुलर एंटर एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड देन दैट ऑफ प्रोटॉन। देखिए कह रहा है कि मान के चलिए कि आपके पास इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है, और ये आपका नेगेटिव, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है नेगेटिव और यहां से एक प्रोटॉन जा रहा है। तो कह रहा है कि प्रोटॉन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड, इलेक्ट्रॉन का कर्व जो है ना, इलेक्ट्रॉन का कर्व ज्यादा होगा, ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन इज मोर कर्व्ड। ठीक है, ये पहले अपन पता कर लेते हैं कि ये आपका सही है या गलत। तो देखो आप जानते हो कि जब ये जो है ना, चाहे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो फिर क्या होगा कि भाई इस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स, इस पर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इसको घुमाने की कोशिश करेगा, तो जिसका काम होगा इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, तो ये इस तरह जाएगा। ठीक है, दैट मीन इसको कर्व करने की कोशिश कर रहा है, दैट मीन इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगने की यहां पर कोशिश हो रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या लिख सकते हो, QE, तो भाई mv² अपॉन R। ध्यान से देखना, आपको क्या निकालना है भाई, रेडियस यानी कर्व कौन ज्यादा है, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² अपॉन R, mv² अपॉन QE। ठीक है, देखो वैसे तो जो रेडियस है मास पर भी डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी पर भी, लेकिन उसने क्या दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी। तो भाई काइनेटिक एनर्जी को आपको जो है क्या लिखना है, काइनेटिक एनर्जी को आपको कांस्टेंट बनाना है, अदरवाइज मास पर भी डिपेंड करेगा। तो जरा ध्यान से देखो, ध्यान से देखो कि भाई आपने कहा हाफ mv², क्या कहा, हाफ mv², तो आधा mv², और ये कितना है, पूरा mv², तो आप इसको लिख सकते हो ना काइनेटिक एनर्जी का डबल। ठीक है, अपॉन क्या है, QE, रेडियस पे डिपेंड कर रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, के भी आपने कह दिया कि सेम है, कांस्टेंट है, तो रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, रेडियस डिपेंड करेगी चार्ज पर, चार्ज पर डिपेंड करेगी, रेडियस किस पे डिपेंड करेगी, चार्ज पर। और देखो दोनों के पास, इलेक्ट्रॉन के पास और प्रोटॉन के पास सेम चार्ज होता है, ठीक है ना, बस नेचर अलग अलग है, तो फिर दोनों ही जो है ना सेम कर्व लेंगे, दोनों ही जो है ना सेम कर्व लेंगे, समझे। देखिए तो यहां पर क्या है, ये आपका ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो गया, ये गलत लिखा हुआ, दोनों का सेम कर्व होना चाहिए। और रीजन क्या दे दिया, इलेक्ट्रॉन फॉर्म लार्जर कर्व ड्यू टू स्मॉल मास, है ना भाई, यहां पर मास तो जो है अब अफेक्ट ही नहीं कर रहा, बिकॉज आपने क्या कह दिया, सेम काइनेटिक एनर्जी, तो फिर ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है कौन सा स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कौन सही हो गया भाई, आपको ध्यान देना है, यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या दिया हुआ है कि एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। कह रहा है कि एक्सेलरेशन जो होगी ना, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। तो हम देख लेते हैं, F इज इक्वल टू होता है ma, F को मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, QE, नॉन यूनिफॉर्म होगी तो भाई कहीं पे ज्यादा लगेगा, लेकिन लगेगा कितना, QE। ठीक है, ma, एक्सेलरेशन क्या होता है, QE अपॉन, देखो यहां से क्या बन जाएगा, m, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा, QE अपॉन m। इसका मतलब एक्सेलरेशन चार्ज पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, मास पे डिपेंड कर रहा है, इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन वेलोसिटी, तो ये एकदम सही लिखा हुआ है, यही तो हमने डिराइव किया है। नाउ अब क्या दे रहा है, रीजन में क्या दे रहा है, रीजन में आपको ये देता ना तो अब तो बात चल जाती, लेकिन क्या दे रहा है, आपको दे रहा है कि चार्ज इज एन इनवेरिएंट क्वांटिटी। कह रहा है कि चार्ज ऐसी क्वांटिटी है जो इनवेरिएंट है, बदलती नहीं है। दैट इज अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पूरा स्टेटमेंट पढ़ो, कह रहा है कि जैसे मान के चलिए अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो चलती हुई बाइक से देखो, रुकी हुई बाइक से देखो, एरोप्लेन से उड़ के देखो, हवाई जहाज से उड़ के देखो, आपको इस पर पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही नजर आएगा, उतना ही आप एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि मोशन में क्या होता है, मोशन में क्या होता है कि अगर मान लो पेड़ खड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, खड़े होकर देख रहे हो तो रेस्ट में नजर आएंगे, चलते हुए देख रहे हो तो पीछे चलते हुए नजर आएंगे, है ना, अगर ट्रेन से जाते देख रहे हो स्पीड में तो इनकी स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में नजर आएगी। तो ये जो मोशन है ना, ये मोशन जो है रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है, लेकिन चार्ज उतना रेफरेंस मतलब चार्ज रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए कहा इट इज एन इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, ये जो है बदलती नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है, लेकिन क्या इसने वेलोसिटी वाले रीजन को बता पाया, बिल्कुल नहीं। तो आपका यहां पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखो यहां पर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, ये
ये क्या है? तो देखिए क्या कहा जा रहा है, ए मेटेलिक शील्ड इन द फॉर्म ऑफ हॉलो शेल में बी बिल्ड टू ब्लॉक एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कह रहा है कि मान के चलिए कि अगर आपके पास एक मेटेलिक शील्ड है, मान के चलो ये आपके पास एक सरफेस है, ठीक है, ये भी मेटेलिक हम मान लेते हैं। अब इसके ऊपर आपने जो है ना एक हॉलो जो है आपने एक कवर रख दिया, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये जीरो हो जाएगी। ये अपन ने पढ़ा है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हॉलो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये जीरो होती है। तो अगर आप कोई भी मेटेलिक जो है शील्ड ले रहे हो तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक कर पाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक क्यों कर पाएगी? बिकॉज हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है हर एक पॉइंट के अंदर। तो असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। समझ गए ना? रीजन इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नाउ इसमें देखो क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, कि असर्शन में क्या दिया हुआ है? असर्शन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस इच अदर। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक पॉइंट पर दो डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो जाएंगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सुपर इम्पोज टू गिव वन रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? एक दूसरे को फिर सुपर इम्पोज करेंगे ये, जो कि पॉसिबल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ये वाला ए करेक्ट हो जाए। कौन सा? दो टेंजेंट बनेंगे, ये बात ठीक है। दो टेंजेंट बनेंगे तो क्या होगा कि यहां पर रिजल्टेंट फील्ड मिलेगी। समझ रहे हो ना? तो यहां पर जो है ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आपको मिल गया कि भाई ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया आपका। समझ गए? असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है ना। असर्शन में क्या लिखा हुआ है? असर्शन में लिखा हुआ है व्हेन चार्जेस आर शेयर्ड बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडीज के बीच में जब चार्ज शेयर होते हैं ना, जैसे मान के चलो ये एक ये बॉडी और ये दूसरी बॉडी है, ये दोनों आपस में बहुत ज्यादा रबिंग हो रही है, तो चार्ज शेयर होंगे, तो नो चार्ज इज रियली लॉस्ट। चार्ज लॉस नहीं होगा, चार्ज लॉस्ट नहीं होगा, लेकिन जो कुछ एनर्जी है वो एनर्जी जरूर जो है कम हो जाएगी, एनर्जी कम हो जाएगी। समझ में आया? एनर्जी का लॉस हो जाएगा। चार्ज लॉस नहीं होगा, एनर्जी का लॉस होगा। देखो चार्ज क्यों नहीं लॉस होगा? बिकॉज चार्ज सिर्फ ट्रांसफर होगा, चार्ज कंजर्व है, एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ठीक है। रीजन क्या है? रीजन यह है कि क्योंकि देखो सॉरी एनर्जी का लॉस होता है, चार्ज का लॉस नहीं होता। रीजन क्या है? कि भाई कोलिजन होता है। क्या होता है? कोलिजन, ठीक है नाउ। तो रीजन होना चाहिए था कि भाई कोलिजन के कारण एनर्जी का लॉस होता है, लेकिन क्या लिखा हुआ है? एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीट स्पार्किंग। एनर्जी हीट और स्पार्किंग के फॉर्म में तो डिसअपियर होती है, ये बात एकदम ठीक है, ये स्टेटमेंट एकदम ठीक है, लेकिन एनर्जी का लॉस जो होता है, हीट जो निकल रही है वो कोलिजन के कारण निकल रही है, स्पार्किंग जो हो रही है वो कोलिजन के कारण हो रही है। तो यहां पर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नाउ आगे बढ़ेंगे। अब देखो कह रहा है कि असर्शन में कह रहा है मास ऑफ आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मास जो है ना, मास कह रहा है कि मान के चलिए अगर आपका पास कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, अब इसके बाद जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, तो इसका जो मास होगा कुछ भी हमने मान लिया, लेकिन अगर आयन बनेगा तो या तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा या कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। तो जो एक्चुअल एलिमेंट है जिसका जितना मास होता है वो मास डिफर करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स या तो जो है निकाले जा रहे हैं या इसमें डाले जा रहे हैं। तो बस यही चीज कही जा रही है कि मास ऑफ आयन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो जो कह रहा है कि आयन इज फॉर्म्ड व्हेन सम इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड, एकदम ठीक है। असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर करेक्ट ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया हुआ है? असर्शन में क्या लिखा हुआ है? लाइटनिंग कंडक्टर एट द टॉप ऑफ हाई बिल्डिंग हैज शार्प पॉइंटेड एंड। ध्यान रखिए, एकदम सही स्टेटमेंट है कि मान के चलिए बिल्डिंग्स के ऊपर जब लाइटनिंग कंडक्टर लगाया जाता है तो उसके ऊपर शार्प एंड होता है। पता है क्यों? जैसे मान के चलिए जब बिजली चमकती है ना, तो जो क्लाउड्स होते हैं, यहां पर जो क्लाउड्स होते हैं, क्लाउड्स, इन क्लाउड्स के ऊपर एक चार्ज आ गया, मान के चलो उसे मैं कहता हूं भाई पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब ये चार्जेस जो है ना यहां से अर्थ को इंड्यूस करेंगे, मान के चलिए मैंने कह दिया पॉजिटिव चार्ज, और यहां पर जो है ना ये अर्थ के नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेंगे, तो जो चार्जेस है ना एकदम अर्थ से जाएंगे, तो भाई बिजली गिरने का खतरा जो है डायरेक्ट सीधे अर्थ पे होगा। लेकिन अगर आपके पास जो है ना कहीं भी पॉइंटेड चार्ज है, क्या पॉइंटेड चार्ज, तो पॉइंटेड चार्ज पे सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि यहां पर चार्जेस का कलेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। चार्जेस का कलेक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण से यहां पर एक इलेक्ट्रिक विंड जनरेट हो जाती है, जो कि क्लाउड के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है, जिससे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बिल्डिंग पर गिरने से बच जाती है। लेकिन अगर गिरी भी है ना, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बन भी गई तो सीधे वो अर्थ में चली जाती है। ठीक है ना, तो ये कह रहा है कि पॉइंटेड एंड होते हैं, एकदम बात ठीक कह रहा है। दूसरी चीज कह रहा है कि सरफेस डेंसिटी जो शार्प पॉइंट पर जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक विंड बन जाती है, और यही चीज हमने आपको भी बताई। इलेक्ट्रिक विंड से जो है ना
ये चार्जेस जो क्लाउड के जो चार्जेस होते हैं ये न्यूट्रलाइज होने लगते हैं। तो ये आपके जो है दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन भी आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ आगे बढ़ेंगे, आगे दिया हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो अर्थ का है ना ये हमेशा जीरो लिया जाता है। रीजन में क्या दे रहा है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अर्थ सरफेस। ध्यान रखिए ये रीजन आपका जो है ना गलत दिया हुआ है, इसका स्टेटमेंट भी आपका गलत है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन जीरो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थ का इसलिए जीरो लिया जाता है बिकॉज अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत बहुत ज्यादा है। अर्थ की कैपेसिटेंस क्या है, अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है। अर्थ की कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, इसका मतलब यह है कि इसका जो पोटेंशियल है ना, देखो C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, आपने पढ़ा ना Q बाय V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये पढ़ा नहीं पढ़ा। तो इसके पास जो है ना आप देखिए इसकी कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा है, अगर कैपेसिटेंस बहुत ज्यादा तो जो पोटेंशियल इसका बहुत बहुत कम होगा। कितना कम, हम तो हमने इसको ले लिया टेकन एज जीरो, जीरो होता नहीं है लेकिन इसको जीरो ले लिया जाता है, ठीक है। और ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस इज योर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपको दिया हुआ है वो कुछ इस तरह से है कि यहां पर असर्शन को पढ़ना ध्यान से, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान दो, पहले तो वो कह रहा है अंदर की साइड, इनसाइड, सिर्फ इनसाइड की बात कर रहा है। उसके बाद कह रहा है यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। मान के चलो ये अपने पास एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और ये स्फीयर जो है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ये स्फीयर कैसा है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। तो कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस दे रहा है ना, स्मॉल आर डिस्टेंस, इसका ग्राफ निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकलेगा ये समझ लो जरा, देखो जरा, तो ध्यान से देखना। कह रहा है कि वो ये कह रहा है इसका जो ग्राफ बनेगा इस पर स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन। चेक कर लो ये स्ट्रेट लाइन होता है नहीं होता। देखो पहले तो रीजन देख के अपन बता सकते हैं इसको, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि यहां पर याद रखिए हमेशा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्ज इसकी सरफेस पे तो नहीं पहुंचेगा, यानी कि सारा का सारा चार्ज जहां दोगे वहीं पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखिए अगर आप बात करें इसके सेंटर पे, तो सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो। इसके बाद सेंटर से जैसे आप पहुंचते हो इसकी सरफेस पे, यानी कि सरफेस पे आप पहुंच गए तो ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम। फिर जैसे ही आप इस सरफेस से दूर जाते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ये आपकी डिप्लीट यानी खत्म होने लगती है, कम होने लगती है। कैसे, वही इनवर्स स्क्वायर लॉ के फॉलो करता है। समझ गए ना, बात क्लियर हो रही है ना। तो इसका मतलब क्या, सेंटर पे जीरो, जीरो से मैक्सिमम और मैक्सिमम से डिप्लीट होने लगती है। तो आपको यहां पर देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ये आपकी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। तो अगर मैं कहूं आपसे इस तरह का ग्राफ ये बनता है, आपने शायद पढ़ा होगा इसको, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहां पर हो गई ई मैक्सिमम, ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगी। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये आपका E है और ये आपका R है। बताइए क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान लगा के जो है पढ़नी है और समझनी है, ठीक है। और इसका जो रीजन है एक्चुअल में वो यहां से भी आप निकाल सकते हो, डेरिवेशन करते हैं तो ये चीज प्रूव होती है, ठीक है। आप E का और R का रिलेशन देख सकते हैं, ये कितना हो रहा है इनसाइड यूनिफॉर्मली, ये कितना हो रहा है, ये आपका इतना होता है। इसके रीजन पे विश्वास नहीं करना, गलत भी लिखा हो सकता है लेकिन इतना होता है, तो अपन को यहां से भी एक प्रूफ मिल रहा है, ठीक है। तो आपका असर्शन भी ठीक है और रीजन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो आपको दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड स्ट्रेट लाइन देन फील्ड इज यूनिफॉर्म। दैट मीन्स यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी पैरेलल है और यूनिफॉर्म है तो आप मतलब पैरेलल है और स्ट्रेट लाइन है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्टेटमेंट एकदम ठीक है, ठीक है। और एक और चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है ना, अगर आपकी ये नॉन यूनिफॉर्म होंगी तो आपकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, हाँ मतलब आपकी जो किसी भी तरह से कर्व में हो सकती हैं, और इनकी डेंसिटी कहीं पर ज्यादा और कहीं पर कम होगी। तो यहां पर क्या हो रहा है ना कि दैट मीन्स डेंसिटी जो है ना मैटर करती है, डेंसिटी मैटर करती है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड को यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। डेंसिटी भी अगर जो है अगर पैरेलल चलेगी तो डेंसिटी भी बराबर होगी, पैरेलल चलेंगी तो डेंसिटी भी यहां पर बराबर, यहां पर भी उतनी फील्ड लाइन बराबर। लेकिन अगर पैरेलल नहीं गई तो डेंसिटी देख रहे हो, ये इतनी जगह में 4 लाइन और ये इतनी जगह में सिर्फ 2 ही लाइन आ पा रही है। तो अगर लाइंस एक दूसरे के एकदम पैरेलल होंगी,
समझ रहे हो, और इक्वी डिस्टेंट होंगी बराबर बराबर डिस्टेंस पर, तो उनकी डेंसिटी हमेशा सेम होगी और इसको आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका जो है ना असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, दैट मीन्स आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यही तो रीजन बता रहा है कि डेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड के मैग्नीट्यूड को बताती है। इसका मतलब यह है कि डेंसिटी अगर कम तो जो मैग्नीट्यूड है या फिर कहूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कम है, डेंसिटी ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा। अब देखिए असर्शन में जो उसमें लिखा हुआ है वो ये है कि सोप बबल का जो साइज है ये इंक्रीज होगा चार्ज करने पर, ठीक है। तो अपन मान के चलते हैं कि अपने पास एक सोप बबल है, इसका साइज इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इस चीज को आप बताइए। देखो अगर आप चार्ज दोगे, क्योंकि चार्ज आएगा इस पे, तो ड्यू टू रिपल्सन ये सारे के सारे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो इसका जो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्सपेंशन होगा, इस सरफेस का साइज क्या हो जाएगा, इस सरफेस का साइज बढ़ जाएगा। नाउ अब इसके बाद देखिए इस सरफेस का साइज बढ़ जाएगा तो साइज बढ़ जाएगा, ये तो ठीक है, रिपल्सन के कारण ये भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर दो तरह के फोर्सेस हो रहे हैं, क्योंकि रिपल्सन के कारण इसका साइज बढ़ेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स के कारण इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल फोर्स अगर इलेक्ट्रिक प्रेशर के कारण इसका साइज बढ़ेगा, ठीक है। और अगर साइज बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन की इसकी प्रॉपर्टी होती है कि इस सरफेस का साइज बढ़ने नहीं देती है, तो सरफेस टेंशन इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। क्या सरफेस टेंशन या कहें इसका जो एक्सेस प्रेशर होगा बबल का ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, जिसके कारण से जो प्रेशर होगा हमने 11th क्लास में पढ़ा है 40/R, और ये इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये इलेक्ट्रिकल प्रेशर है। तो आपका जो नेट हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 40/R, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके, तो 40/R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। समझ में आया ना। तो बस ये आपका जो है ना असर्शन भी ठीक, रीजन भी ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जरूरी नहीं होता ना कि ए के बाद दूसरा ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाए, बहुत सारे लगातार ए आपके करेक्ट हो सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो पा रही होगी, और आप अगर इन वीडियोस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना पूरा देख रहे हैं, तो विश्वास मानिए कि आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस आपके असर्शन रीजनिंग से फंसेंगे, कॉन्सेप्चुअल आप 100% फंसेंगे, ठीक है ना। तो बस इतना ही कहूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।